Right, Ji. The class recording has begun. We've already done 23 के पेपर्स, P4s और 22 का मार्च का अपना वेरिएंट, जून अपना वेरिएंट, और आज उसी तरतीब में नवंबर अपना वेरिएंट हम करेंगे। और जल्दी से देखते हैं जी, व्हाट डज दिस पेपर होल्ड फॉर अस। आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट अब आपको रिपीट क्वेश्चंस नजर आना शुरू हो जाएंगे। वैसे पहले ही आ रहे हैं, वी बीन डिस्कसिंग, लेकिन अब ज़्यादा रिपीट क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे। सिमिलर क्वेश्चंस, इसमें काफ़ी पैटर्न प्रिडिक्टेबल है, स्पेशली माइक्रो में। Summer 22 question paper for winter 22. Yes, here we are. ये हमारा हो गया जी पेपर, और ये हो गई इसकी मार्क्स की। राइट, सो लेट्स मेक अ कंसिडर्ड एफर्ट टू डू इट वेल। राइट जी, ये है हमारा डाटा रिस्पॉन्स। उप्स, कॉपीराइट की वजह से रिमूव्ड है। लेट्स सी लिखा क्या हुआ है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बिलीव दैट गयाना, वन ऑफ द साउथ अमेरिका's geographically smallest country, was likely to see a dramatic 86% rise in its economic output in 2020. Content removed है. Invest in coastal production to guard against rising sea levels. चलें, let's try and do it without the content. Marks की भी देख लेंगे। Explain how discovery and extraction of oil affects the productive capacity of Guyana. अब गयाना को छोड़ दो, मुझे बताओ किसी भी कंट्री में ऑयल निकले, नया ऑयल डिस्कवर हो, एक्सट्रैक्ट हो, तो वो उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को कैसे अफेक्ट करता है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स का आपके सामने आ रहा है? पीपीसी आएगा, पीपीसी आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको अब हमने पीपीसी बना भी सकते हैं, बना दें सही लेबल्स के साथ, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, आउटवर्ड शिफ्ट कर दें। लेकिन एक्सप्लेन करें कि हो क्या रहा है। ऑयल की डिस्कवरी और एक्सट्रैक्शन से क्या हुआ है ऐसा जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ रही है? बताएं बच्चों। ओके, क्यों? थोड़ा सा बेटे 2 मार्क्स लेने हैं आपने। बेटर बेटर नाउ। हाँ ठीक है, वो तो हम एस्टेब्लिश कर चुके हैं। मुझे बताएं ऑयल कैसे उसको लिंक कर रहा है, इससे हमारे क्या हो रहा है बेटे? पीपीसी का सॉल्व। यस, बेहतर हो गया, ये बेहतर हो गया, ये बेहतर हुआ। और थोड़ा सा और। A2 के बच्चे हो, कम ऑन, डोंट लेट मी डाउन ऑन पीपीसी। जी बेटे, वो तो हम 7वीं बार डिस्कस कर चुके हैं कि राइटवर्ड शिफ्ट होगा। ओके बेटर, थोड़ा सा और। चले, क्या चीज? अनएम्प्लॉयमेंट इज अ पॉइंट इनसाइड पीपीसी बेटे, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। पीपीसी पूरा शिफ्ट हो रहा है आपका। अच्छा जी, वो कहते हैं प्रोडक्टिव कैपेसिटी को क्या इजाफा होगा, क्या होगा? 2 बार। ये ये फाइनल, अब बच्चे ने, रयान ने सही बात की है। Discovery and extraction of oil will add to more energy sources available for the country. The factor of production's quantity and quality will increase. As a result, country's cost of production will fall. Its PPC will shift to the right. Productive capacity will increase. Long run aggregate supply will increase. Write what you know. Don't hide your information from the examiner. मैं जल्दी से आपको उसकी मार्क्स स्कीम दिखा देता हूँ। जी 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 जी। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों जो क्लास में भी आए हैं। ये कंटेंट रिमूव्ड वाला अक्टूबर नवंबर 2022 का अपना वेरिएंट हम कर रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन था कि भाई जो ऑयल निकला है गयाना में, और नया ऑयल एक्सट्रैक्ट हुआ, नए रिजर्व्स मिले, उससे प्रोडक्टिव कैपेसिटी पे क्या असर पड़ेगा। बेसिक आंसर तो ये है कि प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ेगी, पीपीसी शिफ्ट होगा। लेकिन उसको एक्सप्लेन करने, क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज बढ़ गई है, रॉ मटेरियल सोर्सेज अवेलेबल हैं, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी और वो राइट पे शिफ्ट हो जाएगा। लेट्स क्विकली सी व्हाट द आ ही जा भाई आंसर्स पे। ओ माय गॉड, ये, यस ये जी। एन एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी, पोटेंशियल ग्रोथ, एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज, आप सबकी बातें ठीक थी। कमेंट ऑन इफेक्ट ऑन पीपीसी, एग्रीगेट सप्लाई +1, और एनी लिंक बिटवीन ऑयल एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी। तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि आप लोग ज्यादा लिखें, ये 2 मार्क्स मुफ्त के होते हैं, इसको मिस ना करें। सबको समझ आ गया ये? कोई कंफ्यूजन? ओके जी।
लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारे पास आर्टिकल नहीं है लेकिन इकोनॉमिक्स तो है ना हमारे पास, so let's use that. Using information in the article, explain the type of unemployment arising from the closure of sugar plantations in Guyana. खामोशी से मैं इसको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, एक खास एक इंडस्ट्री की जो है शुगर प्लांटेशन बंद हुई है, तो ये कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट है? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. तो अब इसको हम थोड़ा सा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को डिफाइन कर देते हैं. व्हेन स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी changes and demand for an entire industry such as sugar plantation falls and such workers skills are no longer required, they're made redundant, this is called structural unemployment. इसकी रीजन डेटा में होगी, कोई फैशन टेस्ट चेंज हुआ होगा या कुछ और मसला होगा कि शुगर प्लांटेशन उन्होंने सिरे से बंद कर दी, तो दिस वुड गिव यू 2 मार्क्स. स्ट्रक्चरल 1 मार्क. रीजन वाई इट्स स्ट्रक्चरल, क्योंकि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को अफेक्ट कर रही है, तो दूसरा मार्क हो जाना चाहिए. टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज स्ट्रक्चरल. एक्सप्लेनेशन कैन नॉट कम्पीट विद फॉरेन शुगर प्रोड्यूसर्स, ये डेटा में होगा. या चेंज इन पैटर्न ऑफ डिमांड, जैसे मैंने कहा चेंज इन फैशन टेस्ट, तो एनीथिंग लाइक दैट स्ट्रक्चरल की रीजन. 2 मार्क्स, आसान मार्क्स दोनों. आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू इंशाल्लाह विल गेट दीज 4. एक्सप्लेन हाउ दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट माइट बी रिड्यूस्ड. इस साल हमने ये नहीं पढ़ी है लेकिन सॉरी. यस, बहुत अच्छे, शाबाश रायान. एंड बहुत अच्छे, और कुछ ऐड करें? सही है, वो भी ठीक है. और बताएं जी, कोई नॉन प्रेजेंट स्टूडेंट्स भी बोलें. खामोशियां. जी चलिए बोलें. सब्सिडीज बिल्कुल ठीक है. हाँ, इसमें फॉरेन कंपटीशन था, प्रोटेक्शनिज्म, परफेक्ट. तो ये हमारे पास गुड इनफ है. हम कोई 2 पिक करते हैं. स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, उसने नहीं कहा कि ये शुगर प्लांटेशन की बात करें, उसने कहा हाउ दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट माइट बी रिड्यूस्ड. Government can give subsidies to declining industries, enhance their tenure so workers can retrain on another skill of an emerging industry. Number two, government can directly train workers in the declining industry, जो structurally unemployed हो रही है, on other industries skills. Hence they can find jobs easier, they can provide them information through their human resource development centers, websites, portals etc, इस ताकि वो जल्दी से जॉब ढूंढ सकें. इसके अलावा जी, अगर ये इंटरनेशनल अनएम्प्लॉयमेंट थी स्ट्रक्चरल में, जो कि इंपोर्टेड गुड्स की वजह से आती है, तो जैसे इस केस में लग रहा है, तो इस केस में गवर्नमेंट कैन यूज प्रोटेक्शनिज्म अगेंस्ट imports, put tariff quotas etc. As a result, imports will become expensive and local unemployment will reduce, local firms demand will increase. So let's quickly see जी क्या आंसर है. solution, supply side policies, skills training up to 2 marks for any developed example, allow subsidies. समझ आ गया मेरे बच्चों? कोई कंफ्यूजन? एक्सीलेंट एक्सीलेंट. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. काफ़ी आसान. आप लोग A2 वाले, मुझे खुशी हो रही है. A1 आज मैंने पढ़ाया, मैंने बड़े गुस्सा निकाला है उन पे, बहुत बुरे आंसर दे रहे थे. आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो. एक्सप्लेन हाउ एन ओवर वैल्यूएशन ऑफ एक्सचेंज रेट मे अफेक्ट गायाना's इकोनॉमीज. अच्छा पहले तो बताओ ओवर वैल्यूएशन होता क्या है, पता है आप लोगों को? नो 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 नो. एप्रिसिएशन इज थ्रू डिमांड एंड सप्लाई. ये गवर्नमेंट करती है. और ओवर वैल्यूएशन का मतलब क्या है कि जो मार्केट रेट था उससे ऊपर सेट किया एक्सचेंज रेट को. ठीक है, आर्टिफिशियली एक्सचेंज रेट को ऊपर सेट किया. अब जब एक्सचेंज रेट हमारा ऊपर गया, रीवैल्यू हुआ, बताएं जी गायना की इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट आएंगे एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट से लिंक. अब थोड़ी सी यहाँ पे मुनीब मैं आपको रोकूंगा. आप बहुत सही बोल रहे थे. एक वर्ड मैं हमेशा बोलता हूँ एएस वालों को भी, A2 वालों को भी, इनकम्प्लीट बात ना करें इधर. बिल्कुल सही बोला आपने. इलास्टिसिटी को बीच में लाएं प्लीज. यस. तो an overvalued exchange rate means currency has been set above the market price of it. As a result, exports would become expensive, their demand should fall. Imports will become cheaper, their demand would rise. X minus M, current account of balance of payment, should go into a deficit if demand for exports and imports was
इलास्टिक यानी मार्शल लर्नर कंडीशन मीट हो रही थी, जॉइंट इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 हो, चाहे दोनों इलास्टिक हो लेकिन मिल मिला के ग्रेटर देन 1 हो। एज अ रिजल्ट आपका एग्रीगेट डिमांड पे क्या असर पड़ेगा जब एक्स माइनस एम गिरेगा? अब इकोनॉमी पे असर लाएं। गुड वर्क मुनीब, आई एम वेरी हैप्पी विथ यू बट आई वांट अदर्स टू टेक पार्ट एज वेल। तो आप थोड़ा सा जरा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगी तो कुछ पॉजिटिव ले आएं, कुछ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाएं, जीडीपी ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ कम करवाएं, पॉवर्टी लाएं, इनकम ग्रोथ कम करें। स्पेशली अगर गयाना बहुत रिलाय कर रहा था एक्सपोर्ट्स पे, ओपन इकोनॉमी थी, तो इन पे काफी बुरा असर आ सकता है। सो इजी इजी क्वेश्चन आई गेस। लेट्स क्विकली टैली विद द मार्क स्कीम बिकॉज वी डोंट हैव द डाटा। अब देखो डाटा नहीं था, आप लोग बेहतर कर रहे हो, थोड़ा सा नोट किए, बिकॉज यू डिडंट गेट कंफ्यूज बाय ऑल दो स्टेटमेंट्स। बेटे इकोनॉमिक्स अपनी सेम रखना, डाटा जो भी है ना इकोनॉमिक्स सेम रहेगी। सो इसलिए इंपोर्ट प्राइसेस फॉल, एक्सपोर्ट प्राइसेस राइज, इंपोर्ट इंक्रीज, एक्सपोर्ट डिक्रीज, इंपोर्ट प्राइसेस फॉल, इंपोर्ट प्राइसेस, एक्सपोर्ट प्राइस राइज, एक्सपोर्ट डिक्रीज, सारी वही बातें जो आप लोगों ने की। डेवलपमेंट रेफरिंग टू एनी बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, एफडीआईज, ये सारा कुछ आप कर सकते थे। तो ऑल फोर, मुझे तो लगता है अगर ये पेपर आ जाए तो आप लोग 20 में से 20 स्कोर कर सकते हैं। इट वाज सच एन इजी पेपर सो फार। आखिरी वाला हम नहीं कर सकते। डिस्कस विद रेफरेंस टू द आर्टिकल हाउ द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू फंड में बेनिफिट द पॉपुलेशन ऑफ गयाना। न्यू फंड उनको इस्टेब्लिश किया होगा, उससे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे होंगे, कुछ पॉवर्टी एलिवेशन के लिए कुछ कर रहे होंगे, तो खैर उसके फायदे भी लिखे होंगे, डिसएडवांटेजेस भी, उन्हीं को एक्सप्लेन करके हमने कंक्लूड करना था कि अच्छा है कि नहीं। बट वेल डन माय गाइस, माय किड्स, वेरी वेल डन। 12 मार्क्स में से तकरीबन 12 ही आप सबके आ रहे थे। जी सॉरी बेटे, वो जोन वाइज कॉपीराइट्स होते हैं तो ये रिमूव कर देते हैं ना, ठीक है। डोंट वरी, दैट्स नॉट आवर कंसर्न, हमने जितना करना था इसको कर लिया, ठीक है। अच्छा टाइम बचा है, जरा माइक एक खुला हुआ है कोई, वो बंद कर दें। या अब आ जाते हैं जी सेक्शन बी पे। लेट्स सी इफ वी सी रिपीट क्वेश्चंस यूजिंग डायग्राम्स। अब दो डायग्राम बनाने हैं। एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स द मीनिंग ऑफ अ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी फॉर अ कंज्यूमर एंड अ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी फॉर अ प्रोड्यूसर। जी बच्चों, हाउ कॉन्फिडेंट आर यू ऑन दिस 12 या 20 मार्क क्वेश्चन? बहुत इजी है, लेकिन मैं जब किसी बच्चे से सुनूंगा तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती होगी, मुझे पता है। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी फॉर अ कंज्यूमर वाली बात में मेरिट गुड्स पे आप जा सकते हो, लेकिन ट्राई एंड यूज मेरिट गुड्स की कोई ऐसी एग्जाम्पल, मतलब क्या एग्जाम्पल यूज करोगे मुझे बताएं। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी ऑफ अ कंज्यूमर, कंज्यूमर ने चीज, सुने मेरी बात, कंज्यूमर ने चीज इस्तेमाल की है, उसका थर्ड पार्टीज पे पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। ये डायग्राम बना के हमने एक्सप्लेन करना है, समझ रहे हैं मेरी बात, ठीक है। और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी ऑफ अ प्रोड्यूसर यानी प्रोडक्शन की नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी हमने करनी है। तो आई थिंक व्हाई वुड यू, हाँ कर सकते हो कि जॉब्स क्रिएट होगी, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन हम तसल्ली से पहले समझते हैं कि पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी ऑफ अ कंज्यूमर है क्या। पहले बात करते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, सबको पता होना चाहिए, दीज आर benefits received by third parties who were not part of an economic transaction, neither consumer nor producer. Third parties, when they gain from a certain consumption or production, it's called positive externality. It is a form of market failure because now private benefit and social benefits will be different. Social benefits will be greater due to existence of external benefits. Consumption causing positive externality can be linked with use of vaccines. A consumer injected himself with a vaccine for say coronavirus या any flu shot, कुछ भी उसने लगवाए, एज अ रिजल्ट उसने समझा कि सिर्फ मुझे बेनिफिट है कि मैं बच गया हूं, उसके साथ जो बंदा भी इंटरेक्ट करेगा, थर्ड पार्टीज, वो सब भी सेफ हो जाएंगे। ही इज लेस लाइकली टू पास ऑन दोज जर्म्स टू दोज थर्ड पार्टीज। एज अ रिजल्ट इसका एक्सटर्नल बेनिफिट एग्जिस्ट करेगा और फ्री मार्केट इस पे कम रिसोर्सेज एलोकेट करेगी because they only consider private benefits and ignore external benefits. This good will be underconsumed and underproduced. डायग्राम बनाएंगे,
डिमांड कर्व सप्लाई कर्व लगा के लेबल करेंगे जी MPB डिमांड कर्व को, और सप्लाई कर्व को MSC कर देना, उसमें सोशल कॉस्ट है, हमने भी एक्सटर्नल कॉस्ट का जिक्र नहीं करना उसमें। फिर डिमांड कर्व को राइट पे शिफ्ट करके दिखाएं वर्टिकल डिस्टेंसेस MEB मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट। अब वो सोशल बेनिफिट पे पहुंच गया, जो एरिया बना डेड वेट लॉस का वो बताएं, जितनी क्वांटिटी कम कंज्यूम हो रही थी वो बताएं। शैल आई मेक इट फॉर यू, या समझ आ रहा है सबको? श्योर। ये देखो बेटे, वही जो हमेशा हम एक्सटर्नैलिटी पॉजिटिव और नेगेटिव में बनाते हैं, वही ग्राफ है, देयर इज नो रॉकेट साइंस टू इट। इसके लेबल्स प्राइस, कॉस्ट, बेनिफिट, तो ये हमने लेबल कर दिए। इधर क्वांटिटी आ गई, सप्लाई कर्व लगाया। इसमें क्योंकि कोई एक्सटर्नल कॉस्ट की हम बात नहीं कर रहे, अभी कंज्यूमर एक्सटर्नैलिटी की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी की, तो ये सोशल कॉस्ट भी थी। फिर डिमांड कर्व लगाया, इसमें अभी एक्सटर्नल बेनिफिट शामिल नहीं है, फ्री मार्केट उसको इग्नोर करती है। तो ये जो इक्विलिब्रियम मार्केट था वो अंडर कंजम्पशन, अंडर प्रोडक्शन हो रही थी क्वांटिटी मार्केट पे। अब अगर एक्सटर्नल बेनिफिट ऐड कर दिए जाएं, डिमांड कर्व राइट पे शिफ्ट होगा, और अब ये सोशल बेनिफिट कर्व बन जाएगा। MSB MSC का ऑप्टिमम इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ये क्वांटिटी ऑप्टिमम आइडियल, यहां से लेके अंडर एलोकेशन ड्यू टू इग्नोर्ड एक्सटर्नल बेनिफिट्स, और ये वाला एरिया आप शेड कर देना और बता देना, यहाँ पे कुछ A लगा देना, डेड वेट लॉस का है। ये आपका टोटल ये डायग्राम है और इसकी एक्सप्लेनेशन है। बच्चों समझ आ गया या कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? अब प्लीज कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटीज में हमेशा वैक्सीन की एग्जांपल कीजिएगा। मैंने आपको PDF एक भेजा था इकोनॉमिक एफिशिएंसी के 5 क्वेश्चंस में, उसने बड़ा अच्छा वैक्सीन को एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको जरा एक बार देख लीजिएगा। समझ आ रही है? 66 पेज मिड टर्म्स के लिए भेजा था और फिर मॉक्स के लिए भी भेजा था, बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक हो गया? ये हो गया, सबको पता है उस डॉक्यूमेंट का? जी सॉरी, बिल्कुल करनी है बेटे, उसने बोला है विद एग्जांपल्स। यहाँ पे अगर आप मेरिट गुड वगैरह लेते हो तो वहां क्या प्रॉब्लम होगी, उसमें एक्सटर्नल बेनिफिट्स भी होंगे और इंफॉर्मेशन फेलियर भी होगा, तो वो अलग एक मार्केट फेलियर बीच में मिक्स हो जाएगा। तो जस्ट यूज वैक्सीन, यू नो, एनी इंजेक्शंस यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ फ्रॉम अ पर्टिकुलर वायरल डिजीज, सब लोग बच जाएंगे, सिर्फ आप नहीं बचेंगे। ठीक है? अब जी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी फॉर प्रोड्यूसर, तो बहुत सिंपली इट्स अ केस ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। ये क्या होती है? हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन थर्ड पार्टी एज अ रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन which are not on producer and consumer but on third party. Yes, air pollution, congestion, noise। ठीक है जी। अब मार्केट फेलियर कैसे हो रहा है? ये free market does not consider external cost, it only considers private costs. Now social costs are greater than private cost. Too many scarce resources are being allocated towards making this product, this being good is being overconsumed and overproduced। आपने सिर्फ सप्लाई कर्व को लेफ्ट पे शिफ्ट करना है इस केस में, वो भी बना के दिखा दूं या सबको क्लियर है? एनी ओके, एनीवन जी, डोंट फॉल प्रे फॉर दिस, अगर किसी को मसला है तो बता दो। ओके, गुड इनफ। राइट जी। अब जी दूसरा पार्ट, मेरा नहीं ख्याल कि ये क्वेश्चन आपको अब आ सकता है 20 मार्क के लिए, लेकिन है ये भी बहुत आसान। डिस्कस द एक्सटेंट टू विच पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज एंड नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज एक्सप्लेन ऑल मार्केट फेलियर्स। नहीं जी, और भी मार्केट फेलियर्स हैं, मोनोपोली के भी हैं, आपके डीमेरिट मेरिट गुड्स के भी हैं, आपके पब्लिक गुड्स के भी हैं, तो दिस इज, ठीक है ना? तो ये सिंपल आपका क्वेश्चन था, इस पे फर्दर बात करने की जरूरत है या समझ आ गया? ओके गुड। ओके, लेट्स क्विकली सी द मार्क स्कीम जस्ट इन केस कि उसने कुछ और एक्सपेक्ट किया हो। एक्सटर्नैलिटीज आर स्पिल ओवर कॉस्ट और बेनिफिट्स व्हिच डू नॉट अप्लाई टू ओरिजिनेटर ऑफ द एक्शन। मैंने सिंपल लैंग्वेज में ट्रांजैक्शन की बात की थी, प्रोड्यूसर कंज्यूमर के अलावा जिसके ऊपर अफेक्ट जाए पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है, नेगेटिव तो वो हार्मफुल इफेक्ट नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी फॉर कंज्यूमर बीइंग अ बेनिफिट एंड सोशल मार्जिनल बेनिफिट इज ग्रेटर देन प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट। प्राइवेट सेक्टर उसको इग्नोर करेगा एक्सटर्नल बेनिफिट को, अंडर कंजम्पशन होगी, अंडर प्रोडक्शन होगी। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज फॉर अ प्रोड्यूसर ब्रिंग अ कॉस्ट नॉट पेड फॉर द बाय द प्रोड्यूसर, marginal social cost are greater than marginal private cost।
for an answer which defines positive and negative externalities and analyzes their relationship to social private cost and social private benefits. Appropriate diagrams are shown in reference to them in the text. Um, Examples are linked to both types of externality. So I think pretty simple, straightforward. Repeat type का question. कोई question यहाँ पे बेटे पूछना चाह रहे हो आप लोग? ओके, आई एम वेरी हैप्पी टू सी क्वेश्चन नंबर 3, एटलीस्ट पार्ट ए का हद तक भी मैंने भी देख लूंगा बाद में. 3A, आई वांटेड कि इसी बहाने कॉस्ट एंड प्रोडक्शन का कोई क्वेश्चन आए, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट का, और आपको मैं रिवाइज करवा दूं. एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स. कभी कभी वो डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स बोलता है या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस बोलता है, एक ही मतलब है. एंड इट्स रेलेवेंस टू द शेप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कर्व एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व ऑफ अ फर्म. मुझे बताएं जी, कितना एक कॉन्फिडेंस है, या किसी को बिल्कुल समझ नहीं आया वो बताएं. बहुत आसान है जी. किसी को समझ में आसान है, बिल्कुल मानता हूं. किसी को समझ ना आया हो जी क्वेश्चन? ओके, आई जस्ट फॉर माय ओन सेटिस्फैक्शन वेरी क्विकली शो यू द नोट्स, और इसको जरा जल्दी से देख लेते हैं, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट का चैप्टर निकाल के. अच्छा जी, ये आ गए नोट्स A2, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट. इसको मैं इस तरह से खोलता हूँ विद माइक्रोसॉफ्ट एज. या अच्छा, ये तो आ गया है मेरे ख्याल में दूसरा वाला. हाँ, इसको भी रखते हैं अपने पास, लेकिन हम पार्ट 1 को खोल के करते हैं. प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट पार्ट 1. ये बेटे ये सारा मैंने आपके एसेज बनाए हुए हैं अपने नोट्स में, और कुछ भी नहीं है. एक बार फिर जरा क्वेश्चन देख लो. Explain the law of diminishing returns and its relevance to the shape of marginal cost and average variable cost. इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप मार्जिनल एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को डिफाइन कर दें. मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशनल कॉस्ट ऑफ मेकिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट. Its formula is total cost of n units minus total cost of n minus 1 units. ठीक है. Average variable cost, on the other hand, is per unit variable cost of production of each unit. Its formula is total variable cost divided by output, VC over Q. अब जनाब जब आप आएंगे इसके ऊपर, यहाँ साफ साफ आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स नजर आएगा. ये the law of diminishing returns states that as we keep on adding more of a variable input like labor to fixed inputs like capital, marginal and average product may initially rise but will eventually diminish. Up, total product rises at a faster rate at first, uh, till there is increasing returns, and then rises slowly at a lower rate of because of marginal diminishing marginal returns. MP को डिफाइन करते हैं, इट्स एडिशनल आउटपुट मेड बाय वन एक्स्ट्रा वर्कर हायर्ड, टोटल प्रोडक्ट ऑफ n वर्कर्स माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ n माइनस 1 वर्कर्स. उसके बाद जी एवरेज प्रोडक्ट इज टोटल प्रोडक्ट ओवर नंबर ऑफ वर्कर्स. टोटल प्रोडक्ट इज मार्जिनल प्रोडक्ट जमा करते जाओ, टोटल आउटपुट प्रोड्यूस बाय अ गिवन फैक्टर इनपुट्स लेबर एंड कैपिटल ओवर अ पीरियड. तो थोड़ा सा बेशक टेबल ना बनाएं, इसमें ये बता दें, in short run the firm cannot add more capital and variable factor of production is labor. To increase production, the firm will keep on adding more labor. Initially, every additional worker will add more to the output than the previous one, as workers have easy access to capital till third worker. Diagram छोड़ दें इस बात को. The good scope of division of labor and capital labor ratio rises. This is called increasing return. However, after a point, as we keep on adding more labor to fixed number of machines, diminishing returns will occur as workers will have delayed access to capital. ठीक है. Capital labor ratio will fall. फोर्थ वर्कर को छोड़ दें, टेबल को छोड़ दें. अब बेटे इस केस ये ग्राफ भी बेशक ना बनाएं. आपको ग्राफ कौन से बनाने हैं? आपको बिल्कुल काम नहीं होगी बेटे, बिकॉज वी गोइंग टू द क्वेश्चन. आप कर दो, 20 मार्क का, देयर इज नो हार्म डूइंग द होल थिंग. इधर आ गया जी मार्जिनल प्रोडक्ट, आगे लेबर. लेबल्स अगेन बहुत ध्यान से जो दिखा रहे हो वही लिखना होता है, सो डोंट फ्रेट अबाउट इट. आप मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व को यूं करके, मैं थोड़ा सा इसको सही लगाऊं,
आप इसको यूं पहले ऊपर जाता हुआ और फिर नीचे आता हुआ लगाएं मार्जिनल प्रोडक्ट। रीजन जी, हमारे यहाँ तक इंक्रीजिंग रिटर्न आ रहा था, हर एडिशनल वर्कर ज़्यादा चीज़ें बना रहा था पहले से, फिर इस आउटपुट के बाद डिमिनिशिंग रिटर्न्स आ गया, इसलिए मार्जिनल प्रोडक्ट गिरना शुरू हो गया। अब हमने एक्सप्लेन करना है आपके क्या उसको बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट को। तो मैं यहीं से नीचे एक फिगर बना के मार्जिनल कॉस्ट का लिंक शो कर रहा हूँ, डेरिवेशन कर रहा हूँ। ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट के लिए, अब इधर मार्जिनल कॉस्ट लिख दें, इधर आउटपुट लिख दें। लेबल्स बहुत आसान है कॉन्सेप्ट के हिसाब से। जितनी देर इंक्रीजिंग रिटर्न आ रहा है मार्जिनल प्रोडक्ट गिरेगा, फिर जब डिमिनिशिंग रिटर्न शुरू होगा मार्जिनल कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसलिए इसकी हॉकी शेप होती है, क्योंकि यहाँ तक आ रहा था आपको इंक्रीजिंग रिटर्न, इस आउटपुट के बाद डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ये आपने उसको एक्सप्लेन करना है ग्राफ को एज सीन इन द फिगर। As long as marginal product rises due to every additional worker making more output than the previous one, marginal cost will fall. Additional unit बनाने की cost कम होगी, क्योंकि marginal product तेजी से हर वर्कर बना रहा है और wage cost fixed है, wage वही है। After Q, diminishing returns occurs. Too many workers are sharing too few machines. Now marginal cost will start rising. So marginal cost shape is due to law of diminishing returns. It falls till increasing returns and rises when diminishing returns occurs. समझ आ गया मेरा बेटा? अब आ गई जी, हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मार्जिनल कॉस्ट रिलेशनशिप दिखा रहे हैं। नॉर्मली वो एवरेज कॉस्ट का हम बनाते होते हैं, इसमें हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का बना रहे हैं। MC को इसके नीचे शिफ्ट करें। अब थोड़े से बच्चे कुछ गलतियां करते हैं, जो मैं ये ग्राफ देखता हूँ, जब तक MC गिर रहा है ना बेटे, सिर्फ यहां तक आपको इंक्रीजिंग रिटर्न है, इस क्वांटिटी तक। उसके बाद डिमिनिशिंग रिटर्न स्टार्ट हो गए, लेकिन क्यों स्टिल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट गिर रही है? बिकॉज एवरेजेस हैव अ सस्टेन्ड फॉल कंपेयर टू मार्जिनल्स। अलबत्ता जब मार्जिनल उसको लोएस्ट पॉइंट पे कट कर जाएगा, too much diminishing returns will cause average variable cost to rise as well. So basically, law of diminishing returns and marginal cost and average variable cost curve shape is totally aligned. The shape is due to law of increasing and diminishing returns. तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन का आंसर हो गया जी। बच्चों कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? एनीवन? ओके, वेरी गुड। A2 अच्छा जा रहा है फॉर सम रीजन, लेकिन A1 वाले थोड़ा सा आज बहुत बुरे आंसर्स दे रहे थे। मे बी इट वाज जस्ट टुडे। जी, 3B, डिस्कस द एक्सटेंट टू विच अ फर्म्स एबिलिटी टू ऑपरेट अ पॉलिसी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज डिटरमिन्ड बाय द मार्केट स्ट्रक्चर इन विच दैट फर्म ऑपरेट्स। ये एक फॉरगॉटन सा टॉपिक है मेरे हिसाब से, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। बच्चे इसको ज्यादा नहीं कराते। हाँ, सॉरी सॉरी। यस, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यू वांट मी टू रन थ्रू द नोट्स एक बार, ताकि आपको पूरी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन या सबको क्लियर है? सबको आसान लग रहा है बेटे? एनीवन हु वांट्स अ रीइटरेशन ऑन? आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया हैदर। ठीक है, क्योंकि मैं जो नहीं आ रहे क्लासेस में, कम से कम वीडियो देखें तो उनको समझ आ जाए। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, नोट्स में से ही ऑब्जेक्टिव्स का चैप्टर निकालते हैं। बेटे देखो, जैसे ही अच्छे बच्चे ने आइडेंटिफाई कर लिया कि कहाँ से आ रहा है क्वेश्चन, के वो कहते हैं जी जरूरत ही नहीं इसके करने की। तो ये यूनिट 8 ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन एंड कंटेस्टेबिलिटी, ये हमारे सामने है। अब जी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को उसने पूछा कि एक बार क्वेश्चन आपको मैं खुद भी देख लूँ। Discuss the extent to which a firm's ability to operate a policy of price discrimination is determined by the market structure in which the firm operates. आसान क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन जी। ये आ गई मेरे बेटे आपकी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, पूरा आंसर छाप दो। Price discrimination is when a firm charges different prices for the same product or service to consumer with no difference in cost of production. Product भी same होनी चाहिए, cost भी same होनी चाहिए, तब price discrimination है। It can be done through various methods, such as by region due to different price elasticity of demand for the product. Inelastic demand है, अगर होम कंट्री में आप मोनोपोली हैं तो हायर प्राइस चार्ज करें। वर्ल्ड में अगर आप हैं वही फर्म और आपका कंपटीशन ज़्यादा है, डिमांड इलास्टिक है, तो लो प्राइस चार्ज करें, डिस्क्रिमिनेट करें। फिर इसी तरह इट कैन बी बाय यूज डिफरेंट रेट फॉर डोमेस्टिक एंड कमर्शियल यूजर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन पाकिस्तान बाय वापटा।
By time, higher fares for airlines and hotels in season time and lower fares in off season. By person, a surgeon charging different prices to rich and poor patients. फिर conditions, ये main question है. It's likely to occur when a firm is price maker. So monopoly, oligopoly or at least monopolistic competition की firms price discriminate कर सकेंगी. Perfect competition की firms price discriminate नहीं कर सकेंगी. तो क्वेश्चन के मुताबिक वाकई अगर एक फर्म प्राइस मेकर है, स्पेशली मोनोपोली है, तो वो बड़ी आराम से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर लेगी, राइट? लेकिन उसके लिए भी उसको कुछ कंडीशन चाहिए होंगी. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शुड बी डिफरेंट इन डिफरेंट मार्केट्स, हाई इन वन मार्केट एंड लो इन अनदर. मार्केट सेपरेट हो सकें थ्रू बैरियर्स आइदर जियोग्राफिकली और बाय लॉ. एक ग्राफ बनाते हैं जी. मार्केट ए में इलास्टिक डिमांड थी, वो थोड़ी प्राइस चार्ज कर रहा था. मार्केट बी में इन इलास्टिक डिमांड थी, ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहा था. MCMR की आउटपुट लीजिएगा, कोई एवरेज कॉस्ट वगैरह नहीं लगाना, PRC के लेबल्स हैं. तो ये है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इसको एक्सप्लेन कर देंगे. अब बताना जी कि मोनोपोलीज आर मोस्ट लाइकली टू प्राइस डिस्क्रिमिनेट बिकॉज ऑफ देयर ह्यूज बैरियर्स टू एंट्री एंड लार्ज साइज, बिगर मार्केट शेयर्स. Oligopolies are second likely ones. Monopolistic competition may be able to do it, but perfect competition firms are not able to do it. To conclude, yes, the market structure that the firm is operating in will determine the degree of price discrimination it can undertake. जी बच्चों, any questions हाँ यहाँ पे? अगला भी देखो, नंबर 4, एग्जैक्टली जो हम मॉडल आंसर करते हैं उसी को उसने जरा वर्ड चेंज करके बना दिया है. डिस्कस द एक्सटेंट. जी जी जी, बता तो दिया आपको कि मोनोपोली सबसे ज्यादा लाइकली है, ओलिगोपोली उसके बाद मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन बिल्कुल नहीं कर सकेगा. या या अच्छा मेरे बच्चों, आप थोड़ा सा ना खुद सोचो. आपको जब क्वेश्चन को स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर करते हैं वो उसकी वैल्यूएशन और कंक्लूजन बन जाती है. स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है. पूरा बाकी तो हमने एनालिसिस और नॉलेज के लिए 14 मार्क्स के लिए इतनी मेहनत की थी. इस क्वेश्चन में 8 मार्क 10 मार्क के लिए 9 होते थे और बाकी 4 की वैल्यूएशन है इसमें. ठीक है, समझ आ गया? मुझे नहीं लगता ये 20 मार्क का इतना बड़ा क्वेश्चन वो दे सकता है. दे भी दे तो आंसर इज द सेम, राइट जी. नंबर 4 जरा देखें. प्रॉपर लेबर मार्केट का मॉडल क्वेश्चन जो हमने किया हुआ है. डिस्कस द एक्सटेंट टू व्हिच MRP थ्योरी कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ वेजेस. पहले वही परफेक्ट मार्केट करो. एक बार आपको इसका पूरा आंसर दिखा दो ताकि एक बार लेबर मार्केट हमारे माइंड्स में. मैं मैं दिखाता हूँ एक बार अपने नोट्स. देखो, इसलिए मैं कहता हूँ बी अवेयर ऑफ व्हाट्स अवेलेबल टू यू. जैसे स्किल्स एक्सरसाइजेस बच्चों ने नहीं की हुई थी, दैट वाज वेरी सैड, क्योंकि इतना अर्सा पहले वो पोस्ट हुई थी, आप लोगों को कर लेनी चाहिए थी. ये क्या होता रहा है या जी, हम हैं लेबर मार्केट को ढूंढ रहे. ये आ गई जी लेबर मार्केट. मैंने अपने नोट्स बुक नहीं बनाई हुई बेटे, इट्स जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड CI क्वेश्चंस के आंसर्स. सो अब देखो, सीधा मैं आपको लेके जा रहा हूँ जहाँ परफेक्ट कंपटीशन में वेज कैसे डिटरमिन होती है, वहां से हम स्टार्ट करेंगे और ये हमारा आंसर बनता जाएगा. क्वेश्चन एक बार फिर देख लो, वो क्या पूछ रहा है. डिस्कस द एक्सटेंट टू विच मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट थ्योरी कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन द डिटरमिनेशन ऑफ वेजेस. राइट जी, ये आया. सबसे पहले हमने मिस किया, मैंने कुछ यहाँ पे पहला हाफ मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट थ्योरी किस हद तक डिटरमिन करती है लोगों को, परफेक्ट लेबर मार्केट में करती है. तो सबसे पहले आप बताएं जी. MRP थ्योरी से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन चले हम इसमें करते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑपरेट्स इन परफेक्ट लेबर मार्केट एंड डिटरमिन्स वेजेस. अ परफेक्ट लेबर मार्केट इज वन. फिर उसके फीचर्स बता दें. लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स ऑफ लेबर हु आर ऑल वेज टेकर्स. ना कोई मोनोपोली बायर है जो वेज चेंज कर सके, ना कोई ट्रेड यूनियन है जो वेजेस पे इफेक्ट डाल सके. होमोजीनियस लेबर होती है, सेम स्किल्स, आइडेंटिकल स्किल्स. 20 मार्क का क्वेश्चन है, फुल लिखो इसको. सेम स्किल्स, प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ठीक है. परफेक्ट नॉलेज ऑफ फर्म्स एंड वर्कर्स. फर्म्स को पता है वर्कर्स की स्किल्स कैसी हैं, अवेलेबिलिटी कहाँ है, और वर्कर्स को पता है क्या क्या जॉब्स अवेलेबल है और क्या क्या वेज और वर्किंग कंडीशंस हैं. फ्री एंट्री एंड एग्जिट फॉर लेबर, यानी लेबर मोबिलिटी बोथ जियोग्राफिकल एंड ऑक्यूपेशनल. जब चाहे इंडस्ट्री में आए, जब चाहे छोड़ जाएं, जब चाहे एक इलाके से दूसरे इलाके चले जाएं. Firms are profit maximizers. They hire worker where, यहाँ पे हमारे वो आंसर स्टार्ट हो रहा है. MRP is equal to MCL. तो पहले परफेक्ट मार्केट का डिमांड सप्लाई से बता दो जल्दी से.
ये सबको आता है या बताऊं? आता है। लेट्स मूव ऑन। हाँ, wages in a perfect markets firm is determined through MRP and MCL theory. अब पूरा बताएं। Marginal revenue productivity is the additional revenue earned by the firm from hiring one extra worker. It is the product of MR, that is additional revenue earned by the firm selling one extra unit of a product, and MPP, marginal physical product of labor, additional output produced by each worker. So MRP is equal to MR into MPP. ग्राफ बना दूं, ये याद है? एब्सोल्युटली बनाएंगे बेटे, मैंने यहाँ लिखा हुआ है ग्राफ एंड एक्सप्लेनेशन। सबको आता है ग्राफ? ये जल्दी से दिखा दूं? एनीवन एल्स? आता है जी, चलें। ओके जी। फर्म इन अ परफेक्ट लेबर मार्केट, ये एमआरपी और एमसीएल के थ्रू वेज डिटरमिन हुई। हाँ, अगर इंडस्ट्री में कोई डिमांड सप्लाई चेंजेस आते हैं तो वेज रेट और वर्कर्स का नंबर चेंज हो जाएगा। लेकिन परफेक्ट लेबर मार्केट की हद तक एमआरपी टोटली एक्सप्लेन कर रही है वेज डिटर्मिनेशन को। लेकिन इन रियलिटी क्या है? जी जी जी। देखो बेटे, इंडिविजुअल डिमांड कर्व जो फर्म्स के हैं ना, उनको हॉरिजॉन्टली ऐड कर दो, मार्केट का डिमांड कर्व बन रहा है तो वो मार्केट का एमआरपी बन जाता है। ओके गुड। अब इम्परफेक्शन लेनी है पुनः। साध ने पूछा कि एमआरपी तो हम सिर्फ डिमांड कर्व है, जबकि इंडस्ट्री में डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू वेजेस डिटरमिन हो रही है, इंडस्ट्री में तो डिमांड के थ्रू हो रही है। मैंने कहा इंडिविजुअल फर्म्स का डिमांड कर्व एमआरपी है। अगर सब इंडिविजुअल फर्म्स के डिमांड कर्व को हॉरिजॉन्टली जमा कर दो, वो मार्केट का डिमांड कर्व बन जाएगा। तो बेसिकली वेजेस हमेशा एमआरपी के थ्रू डिटरमिन होती हैं, जहां मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट बराबर हो जाए मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर के, वहां प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा होता है। समझ आया बच्चे कि नहीं? ओके। अब इम्परफेक्शन है हमारे पास। 25 मार्क का जब होता था वो कहते थे टू इम्परफेक्शन इन डिटेल। मैं देख रहा हूं जितना ज्यादा लंबा आंसर है ये पसंद करते हैं, सो आप मोनोप्सनी लें, उसको बताएं जी इन रियलिटी वेजेस आर नॉट डिटरमिन्ड थ्रू एमआरपी बिकॉज ऑफ सम मोनोपोली एलिमेंट्स। A monopsony firm where one firm dominates the demand for labor in a particular market, it is a wage setter, profit maximizer, higher tip till MRP is equal to MCL। फर्क क्यों होता है? सप्लाई कर्व इस केस में एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर है, एमसीएल नहीं है, वरना ये वेज डिटर्मिनेशन एमआरपी के थ्रू ही हो रही होती, लेकिन वो नहीं हो रहा। अब इसका ग्राफ तो सबको आता है, कहते हो तो एक बार फिर बना लेते हैं। दो काउंट्स पे एक्सप्लॉइट कर रही है मोनोप्सनी, वेज कम दे रही है परफेक्ट कंपटीशन के मुकाबले में, सप्लाई एंड डिमांड के मुकाबले में, और नंबर ऑफ वर्कर्स कम हायर कर। सबको आता है? सबको आता है? बच्चों किसी को नहीं आता तो बता दें, वरना लेबर मार्केट की वीडियोस भी लगी हुई हैं बड़ी डिटेल्ड। ओके, अब ये करने के बाद ट्रेड यूनियंस पे आ जाएं, उनके कुछ रोल्स बता दें। हायर वेजेस के लिए निगोशिएट करते हैं, वर्किंग कंडीशंस बेहतर करवाना चाहते हैं, रिडंडेंसीज को फाइट करते हैं कि उसकी टर्म्स बनाते हैं कि जी स्लो निकालें, पहले नॉन मेंबर्स को निकालें हमारे, फिर मेंबर्स को निकालें, पहले इनएक्सपीरियंस वालों को निकालें, फिर इस तरह की बातें। अनफेयरली कोई डिसमिस्ड हुआ है तो उसको हेल्प करते हैं। ये भी डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू, एमआरपी थ्योरी के थ्रू डिटरमिन वेजेस को नहीं होने देते। वेज यूनियन मिनिमम वेज ऊपर लगा देते हैं, वो किंग आ जाता है सप्लाई कर्व में, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है। कितनी अनएम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स ऑन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर, तो ये एक और इम्परफेक्शन। फिर ट्रेड यूनियंस जब मोनोप्सनी के खिलाफ आर्ग्यू करते हैं तो उस केस में वो वेजेस भी बढ़वा लेते हैं, नंबर भी वर्कर ज़्यादा करवा लेते हैं, लेकिन अगेन एमआरपी एमसीएल के थ्रू नहीं हो रहा, सप्लाई कर्व वेज यूनियन का बन गया, ये असल सप्लाई कर्व के थ्रू, डिमांड सप्लाई के थ्रू नहीं हो रहा। इसलिए मैं कहता हूँ डिमांड सप्लाई के थ्रू ना करें, थोड़ा सा ऊपर करें इसको। ये सबको बात समझ आ रही है? ये आखिरी बात जो मैंने की है। ओके, आई एम नॉट 100% श्योर, चलें। बेटे देखो, इस ग्राफ में ना इस बच्चे ने एमआरपी और जहां पे सप्लाई कर्व एसीएल हिट कर रहा था इसने वहां कर, इससे ऊपर बस लगाएं, वेज यूनियन जो है ना थोड़ा सा डिमांड सप्लाई से ऊपर लगाएं, ताकि वो परफेक्ट मार्केट वाला सीन ना हो जाए और एमआरपी वाली डिटर्मिनेशन ना। जो वेज लगी हुई है ना वेज यूनियन, उसको थोड़ा ऊपर लगा, ठीक है ना? जहां वेज यूनियन लगी हुई है ना डिमांड सप्लाई के ऊपर, इससे थोड़ा सा ऊपर लगाओ ताकि डिमांड सप्लाई वाला इक्विलिब्रियम ना बने। समझ आ गई? तो यहां पे भी इम्परफेक्शन।
फिर कहोगे डिस्क्रिमिनेशन भी हो रही होती है, इमोबिलिटी ऑफ लेबर भी है। कंक्लूजन वही है, इन अ परफेक्ट लेबर मार्केट wages are determined through MRP theory when MRP curve intersects MCL curve. However, in reality, there are many imperfections where MRP theory can only partially explain the wage determination. Theory can be adapted to explain imperfections, but it does not cover the entire dynamics. Hence, MRP theory does not fully cover the labor market in reality. बच्चों समझ आ गया है या नहीं? ओके ग्रेट। जो बोल रहे हैं उनको तो मुझे पता है क्लियर है, जो खामोश हैं आप सबको क्लियर है मेरे बच्चों? हम्म। नहीं नहीं, सिर्फ आपने परफेक्ट मार्केट का बता देना, या वो इस क्वेश्चन के स्कोप से बाहर है। ठीक है जी। आज ही हमने रिवीजन की थी यूजिंग केनेजियन थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन, एक्सप्लेन व्हाई इंटरेस्ट रेट्स आर समटाइम्स वेरी लो। कंफ्यूज तो नहीं होगे आखिरी स्टेटमेंट से? बहुत आसान क्वेश्चन है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी पूरी बता देनी है। आज ही क्लास पढ़ाई थी, आई डोंट थिंक आई नीड टू डू इट अगेन। वैसे मैंने इसका इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन का मॉडल आंसर भेजा हुआ है एंड पे। व्हाई इंटरेस्ट रेट्स आर लो, डिमांड फॉर मनी इज लेस, लेफ्ट पे शिफ्ट करा दो डिमांड कर्व को, सप्लाई ऑफ मनी इज मोर, राइट पे शिफ्ट करा दो, इंटरेस्ट रेट बहुत लो हो जाएगा। ये आपका सारा आंसर है। गॉट इट? सबको समझ आ गया है? अच्छा, अब बी पार्ट, आई डोंट थिंक दिस विल बी रिपीटेड बिकॉज इसमें साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का जिक्र है और वो एएस में मूव हो चुके हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन एहतियातन डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, आज हमारी क्लास काफ़ी प्रोडक्टिव हो रही है। नेक्स्ट में हम बाकी दो क्वेश्चन करके नेक्स्ट पेपर पे मूव कर जाएंगे। या अगर आप लोग चाहते हो जल्दी क्लास खत्म करना तो वी कैन जस्ट फिनिश इट नाउ और नेक्स्ट में कर सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है। क्या क्या आज ही कर लें? आज ही कर लेते हैं। डिस्कस वेदर इन अ पीरियड ऑफ वेरी लो इंटरेस्ट रेट्स मॉनेटरी पॉलिसी अलोन कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। तो इस केस में हमें मॉनेटरी पॉलिसी को एक्सप्लेन करना है अच्छी तरह, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट को एक्सप्लेन करना है। किसी को ना आता हो तो मैं बता दूं, वैसे बहुत दफा कर चुके हैं, लेकिन स्टिल किसी को ना आता हो तो बता दें। एक्सपेंशनरी की तरफ लेके जाना है और वाकई उससे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है। एग्रीगेट डिमांड हाइक। हाँ हाँ, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट ये A1 में मूव हो गया, लेकिन चलें सुन लें, आप कॉम्पोजिट वाले बच्चे हैं सुन लें। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन एग्रीगेट डिमांड फॉर द होल कंट्रीज गुड्स एंड सर्विसेज फॉल्स। ठीक है, एग्रीगेट मॉनेटरी डिमांड लेफ्ट पे शिफ्ट होती है। दिस इज ड्यू टू रिसेशन और अ स्लम्प। ठीक है, या विड्रॉल्स इन C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, किसी कॉम्पोनेंट में विड्रॉल्स हुए, एग्रीगेट डिमांड लेफ्ट पे गया। केन्स के मुताबिक ये मैस लेवल की अनएम्प्लॉयमेंट कॉज करता है और ये वॉलंटरी इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है। लोग जॉब करना चाहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं हमें गाड़ियां धोने का काम दे दो, वो भी नहीं मिलता। इट्स अ मैस अनएम्प्लॉयमेंट रीजन। वर्कर्स डिमांड इज derived डिमांड, their demand depends on the goods and services they produce. In this case जब goods and services की डिमांड लेफ्ट पे शिफ्ट हुई है तो वर्कर्स की डिमांड भी गिर जाएगी। बस एग्रीगेट डिमांड को लेफ्ट पे शिफ्ट करें, जीडीपी कम होगा तो आप बताइएगा कि ये वाला एरिया जितना जीडीपी कम हो रहा है, प्राइस लेवल और रियल जीडीपी वाला एडीएस का डायग्राम सिंपल, ये वाला अनएम्प्लॉयमेंट है जितना जीडीपी कम हो रहा है। ठीक है, उसके बाद लो इंटरेस्ट रेट्स आर पार्ट ऑफ एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम, रिटर्न ऑन सेविंग कम। लोग बोरो कम ज्यादा करेंगे, सेव कम करेंगे, उससे कंजम्पशन का इंजेक्शन आ सकता है। फर्म्स भी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगी बिकॉज लोग अब ज़्यादा खरीदना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का इंजेक्शन आया। दीज टू इंजेक्शंस विल शिफ्ट एग्रीगेट डिमांड कर्व टू द राइट। अब एक्सपेंशनरी पॉलिसी वाला एग्रीगेट डिमांड को राइट पे शिफ्ट करके वही प्राइस लेवल रियल जीडीपी के लेवल्स के साथ बना दें। बहुत अच्छा आंसर। इसमें मल्टीप्लायर का ग्राफ भी बना देगा कि मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा। करनी है, हाँ करनी है। तो मॉनेटरी पॉलिसी, yes, will definitely reduce cyclical unemployment, but there are many limitations. इंटरेस्ट रेट लिखा हुआ है जी वेरी लो। ठीक है, दिस मीन्स
कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बहुत कम है। ठीक है, इतने लो इंटरेस्ट रेट क्यों करने पड़ रहे हैं? कंज्यूमर्स को कॉन्फिडेंस ही नहीं है, फर्म्स को कॉन्फिडेंस ही नहीं है, लोग लोन्स ले ही नहीं रहे, डिमांड फॉर लोन्स है ही नहीं। एज अ रिजल्ट जरूरी नहीं है कि इंटरेस्ट रेट कम होने के बावजूद लोग बोरो करेंगे, फर्म्स इन्वेस्ट करेंगी और एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। सेकेंडली, अगर डिमांड फॉर लोन्स इज इंटरेस्ट इन इलास्टिक, इंटरेस्ट रेट कम होने के बावजूद ज्यादा लोन्स लोग नहीं लेंगे इतने, और एक्सपेंशनरी इफेक्ट नहीं आएगा। थिर्डली, टाइम लैग्स है, 1.25 साल लग जाता है, 12 से 16 महीने बिफोर मॉनेटरी पॉलिसी बिकम्स इफेक्टिव। फोर्थली, लिक्विडिटी ट्रैप, जो केन्स ने बताया था कि इवन जब मनी सप्लाई आप बढ़ाओ और अगर डिमांड कर्व फॉर मनी, लिक्विडिटी रेफरेंस कर्व सुबह ही किया था, परफेक्टली इलास्टिक है लोअर पार्ट में, क्योंकि बॉन्ड्स प्राइसेस आर टू हाई एंड इंटरेस्ट रेट ऑन बॉन्ड्स इज टू लो, तो इवन मनी सप्लाई बढ़ाने से भी इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा और एक्सपेंशनरी इफेक्ट नहीं आएगा। तो अलोन फिस्कल पॉलिसी, cyclical policy may not work, monetary policy may not work. We might have to substantiate it by reducing taxes and increasing government spending, expansionary fiscal policy, बहुत brief सा बता दो, or in some cases expansionary supply side policies, because in the long run aggregate supply curve will shift and more investment will occur, more jobs will be created and cyclical unemployment will be reduced. समझ आ गया मेरे बच्चा? कोई कंफ्यूजन सबको? चलें जी, आई फेल्ट टुनाइट्स क्लास वाज रादर प्रोडक्टिव। मैं अब इसको सेव करने जा रहा हूँ। आई डोंट वांट टू मिस दिस क्लास।